हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं गुणा करने की एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल ट्रिक। इस ट्रिक की मदद से, इस मेथड की मदद से आप गुणा बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिना कैलकुलेटर के, बिना जटिल कैलकुलेशन किए आप बहुत आसानी से इन संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। हम जिस मेथड को पढ़ने वाले हैं वो है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये वैदिक गणित से लिया गया है। वैदिक गणित में इस विधि का जो नाम है वो है निखिलम नवतः चरणम दशतः। निखिलम नवतः चरणम दशतः, ये नाम है उस विधि का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें जिन संख्याओं को गुणा करना होता है आपस में, उनमें ये देखना होता है कि वो संख्याएं किसके करीब हैं, और किसके करीब है वो संख्या जो है जिसके वो करीब हम ढूंढ रहे हैं वो हमेशा 10 लेंगे या 100 लेंगे या 1000 लेंगे, यानी कि इस रूप में होनी चाहिए। और इसी को हम लोग बेस बनाएंगे, या तो ये या तो ये या तो ये। तो हम देखेंगे कि वो किसके करीब है। अब बताओ, ये 10 के करीब है ये दोनों, या 100 के करीब है, या 1000 के करीब है, या 10,000 या लाख के करीब। आप किसके करीब है आप इनको देखो, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये 100 के करीब है। तो हम इन संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो 100 को बेस बनाएंगे। आगे चल करके, यानी ये सब एग्जाम्पल्स को पढ़ लेने के बाद हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे जिसमें बेस ये न हो, बल्कि अलग बेस हो। 50 हो बेस, या 150 या 250 या 300, कुछ भी हो सकता है, मगर वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप इतना ही सोचिए कि हम अभी ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे और जिनमें हम बेस 10 या 100 या 1000 या 10,000 या लाख इस टाइप से लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे मुझे 96 गुणित 98 करना है। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि मैं बेस किसको चुनूं। ठीक है, अब बेस में किसको चुनूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये देखना पड़ेगा कि ये किसके करीब है। तो ये 100 के करीब है, या 1000 के करीब है। किसके करीब है? ये 10 के करीब है। 10 से तो थोड़े दूर है, 1000 से तो ये बहुत बहुत कम है। तो ये 100 के बहुत करीब है। कितने करीब है? दोनों 100 से कम है। कितने कम है? ये 4 कम है, क्योंकि ये 96 है तो 100 से 4 कम है। कम है, कम है मतलब पीछे है, पीछे मतलब माइनस में है। तो 100 से इसका जितना फासला है, अगर ये संख्या 100 से पीछे है तो आप -4 करके यहाँ लिख दो। ठीक है, और 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आप आंसर तैयार करोगे। यहाँ एक लाइन खींच दो, इस लाइन के उस तरफ हमारे आंसर का दायां हिस्सा होगा, और इस लाइन के इस तरफ हमारे आंसर का बायां हिस्सा होगा, और दोनों मिलाकर के पूरा आंसर तैयार करेंगे। अब दायां हिस्सा यानी जो राइट पार्ट है वो कैसे मिलेगा? तो इन दोनों को गुणा करने से मिलेगा। तो -4 गुणित -2 करोगे तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो ये 8 मिलेगा। मगर आप इसको सिर्फ 8 मत लिखें। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, 8 क्यों नहीं लिखें? 8 नहीं लिखे तो क्या लिखें? पहले ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे आपने बेस कितना लिया है। तो सर हमने यहाँ पे बेस लिया है 100। तो बेस 100 क्यों लिया है? क्योंकि ये दोनों संख्याएं 100 के करीब हैं, तो हमने बेस 100 लिया। अब 100 में कितने शून्य है वो देखो आप, 100 अर्थात बेस। तो यहाँ पे जो बेस है उस बेस में अर्थात 100 में यहाँ पे 2 शून्य है, 2 शून्य, 2 शून्य। तो समझ जाइए कि आप जो आंसर लिखने जा रहे हैं उसका जो राइट वाला हिस्सा है वो 2 अंकों की संख्याओं के रूप में आपको लिखना है, क्योंकि बेस में 2 शून्य है। अगर हमारा बेस 1000 होता, तो क्योंकि 1000 में 3 शून्य होते हैं, इसलिए हमारे आंसर के राइट वाले हिस्से में 3 अंकों की संख्याओं के रूप में हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो जितने बेस में 0 होते हैं उतने अंकों की संख्या आपको यहाँ पे बनानी है। तो बेस में 2 शून्य है, इसलिए इसको 2 अंकों की संख्या के रूप में लिखना होगा। फिलहाल ये 1 अंक की संख्या है, इसको 2 अंक की संख्या बनाने के लिए सामने में शून्य लगाना है।
सामने में शून्य लगाना है, ठीक है। ये आपके आंसर का राइट वाला हिस्सा बन गया। अब लेफ्ट वाला हिस्सा, आंसर का लेफ्ट वाला हिस्सा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप इनका हिसाब किताब कर लो, या तो इनका आंसर सेम आएगा। जैसे 96 माइनस 2 कितना होता है बताइए, 94। अगर आप ऐसा ना देखकर ऐसा देखेंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा। 98 माइनस 4, 98 में 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 94। तो ये आपका लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट पार्ट तैयार हो गया। आप दोनों को मिला के लिख दो, 9408 अर्थात 9408, ये आपका आंसर आ गया। इन दोनों का गुणा करने से इतना ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। कितना सरल तरीका है दोस्तों। अभी हम समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि अभी आपको सब समझाना पड़ रहा है कि ये क्या है करके। जब आप इसमें एक बार महारत हासिल कर लेंगे, यानी इसको अगर एक बार आप अच्छे से सीख जाएंगे, फिर इसमें बहुत ही कम समय लगेगा और आप बहुत ही बड़े बड़े सवालों को यूं ही सॉल्व कर सकते हैं, खेल खेल में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है हम देखते हैं, बहुत सरल है, घबराने की बात नहीं है। तो इसका आंसर हमारा आया था 9408, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे सवाल को ट्राई करते हैं। 9988 गुणित 9992। अब आप खुद बताइए ये किसके करीब दिख रहे हैं, क्या ये 1000 के करीब दिख रहे हैं, या 100 के करीब दिख रहे हैं, या 10 के करीब दिख रहे हैं, या 10,000 के करीब दिख रहे हैं, किसके करीब दिख रहे हैं। तो ये संख्या लिखी है 9988, ये लिखा है 9992। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर ये 10,000 के करीब है। तो आपको यहाँ पे जो बेस चुनना पड़ेगा, वो यहाँ पे आपको 10,000 लेना पड़ेगा। अब आप ये देखेंगे कि ये 10,000 से कम है कि ज़्यादा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये 10,000 से कम है। तो कम है तो कितना कम है, और कम है इसलिए हम उसको यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा कर लिखेंगे। तो ये 9988 है, अर्थात ये 10,000 से 12 कम है, ठीक है। तो 12 कम है इसलिए माइनस करके लिखेंगे। 9992, ये 10,000 से कितना कम है, ये 8 कम है, इसलिए हम 8 लिखेंगे यहाँ पर। फिर हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब इन दोनों को गुणा करने से हमारे आंसर का राइट वाला पार्ट जो है वो बनेगा। तो 12 8 96 होता है, तो हम 96 लिख देंगे। मगर यहाँ पर एक बात फिर से ध्यान देनी है आपको, बेस को ध्यान देना है। बेस हमारा है 10,000, 10,000 में होते हैं 4 शून्य। तो इसको राइट वाले हिस्से को, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में भी आपको बताया था कि आपका जो आंसर बनने वाला है उसके राइट वाले हिस्से में आप उतने अंकों की संख्या के रूप में उसको लिखो जितने की शून्य आपके द्वारा चुने हुए बेस में है। तो बेस में कितने शून्य है, 4 शून्य है, तो इसको आपको 4 अंकों की संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये 12 8 96 है, 96 अर्थात यहाँ पे केवल 2 अंक हैं। तो 4 अंकों की संख्या के रूप में लिखने के लिए आपको सामने में 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कितने कितने शून्य लगाने पड़ेंगे, 2 शून्य लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इनका हिसाब किताब कर लेते हैं, ठीक है। इनका हिसाब किताब कर लो। 9988 में आप 8 जोड़ लो, तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। और सॉरी 9992 था, और ये 10,000, ये क्या था 9992, 10,000 से कितना कम था, 8 कम था। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे माइनस में लिखना चाहिए था, ठीक है। मैंने यहाँ पे भूल से प्लस लिख दिया था, वो आपको माइनस में लिखना है। अगर बेस से कम है वो राशियां तो आपको यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा कर लिखना है, तभी ना माइनस माइनस का गुणा होकर यहाँ प्लस बनेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो अब माइनस है, तो आप ये ऐसा सोचो कि 9988 में से 8 माइनस करूं तो मेरे पास 9980 बचेगा। चाहो तो आप ऐसा सोचो कि 9992 में से मैं 12 माइनस करूं तब भी आपके पास इतना ही बचेगा। तो या तो आप इस दिशा वाला हिसाब कर लो या उस दिशा वाला हिसाब कर लो, आपके पास उतना ही आएगा, ठीक है। इसमें इसको घटा के देखोगे तब भी इतना ही आएगा, इसमें इसको घटा के देखो तब भी इतना ही आएगा।
तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर तैयार हो गया। 99, 80, 00, 96 दोनों को कंबाइन करके आपको लिखना है, ये आपका आंसर तैयार है। ठीक है, कहीं कुछ कठिन नहीं है, सब आसान है, आपसे बन जाएगा। फिर से एक बात, राइट हिस्से में कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? उतने ही अंकों की संख्या होनी चाहिए जितने की शून्य आपके द्वारा चुने हुए बेस में है। अगर उतने अंक नहीं बन पा रहे, जैसे यहाँ बेस में 4 शून्य थे, तो यहाँ 4 अंकों की संख्या अगर नहीं बन पा रही है, तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए उतनी ही मात्रा में जीरो बढ़ाइए। जैसे यहाँ 12 8 96 हो रहा था, 4 अंकों की संख्या बनानी थी, तो हमने कितने शून्य वहां और लगा दिए? 2, 1 2, ठीक है, 2 शून्य यहाँ पे और लगा दिए हमने, ताकि वो 4 अंकों की संख्या बन जाए, क्योंकि बेस में हमारी 4 शून्य है। इतना ही सरल है, आपको इतना ही ध्यान देना है। ये आंसर जो आया मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, 99, 80, 00, 99, 80, 00, 96, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 1006 गुणित 1011। यहाँ पे आप खुद समझ रहे हो, बहुत आसान है। 1006 यानी साफ साफ पता चल रहा है सर 1000 के करीब है, 1000 के करीब है। और ये 1011 है, ये भी 1000 के करीब है। तो ये एक बेस हमने चुन लिया 1000, बेस चुन लिया हमने 1000। अब 1000 से कितना ज़्यादा है कि कम है, वो दोनों चेक कर लो। तो अभी तक शुरू के 2 उदाहरण में हमने जो संख्याएं ली थी वो चुने हुए बेस वैल्यू से कम थी, इसलिए हम उसको साइड में माइनस करके लिख रहे थे। अभी जो संख्या यहाँ पे दी हुई है वो बेस वैल्यू से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? ये 1006, 1000 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, इसलिए बाजू में लिखो 6 ज़्यादा है, इसलिए प्लस चिन्ह लगा के लिखो। 1011 1000 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है, तो 11 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इनका बेस वैल्यू से हमको फासला लिखना है, और अगर ये संख्याएं अधिक हैं तो प्लस चिन्ह लगा के लिखते हैं। बाकी काम आपका वही रहेगा। राइट हिस्सा जानने के लिए आप इसको गुणा कर लो, 11 छक्के 66। और एक बात का ध्यान रखना है, बेस वैल्यू में कितने शून्य? तो बेस वैल्यू कौन है? 1000 है, 1000 में 3 शून्य है। तो आपको, आप जो आंसर बनाने जा रहे हैं उसके राइट वाले हिस्से में 3 अंकों की संख्या के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो 66 है, 66 अर्थात ये 2 अंकों की संख्या है, लेकिन हमारे बेस वैल्यू में 3 शून्य है, इसलिए इसको 3 अंकों की संख्या बनाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे 2 अंक दिख रहे हैं, तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए इसके सामने में शून्य लगाना पड़ेगा। तो हमने लगा दिया, आपका राइट पार्ट जो है आपके आंसर का वो तैयार हो गया। अब लेफ्ट पार्ट तैयार करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको हिसाब किताब कर लो। 1006 में आप 11 जोड़ोगे तो 1017 हो जाएगा। या आप ऐसा सोच लो, 1011 में 6 जोड़ लो तब भी 1017 होगा, 1006 में 11 जोड़ोगे तब भी 1017 होगा। तो आप इधर वाला हिसाब कर लो या इधर वाला हिसाब कर लो, आपका आंसर सेम होगा। दोनों को कंबाइन करके लिख लो, 1017066, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कितना सरल था बताइए, है ना? बहुत सरल। तो इसको आप बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये तो सरल सरल उदाहरण है, थोड़ा कठिन वाला समझाइए, इसमें और क्या क्या वेराइटी है। तो आप चिंता ना करें, ये मैंने जितने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं, जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक एक वेराइटी, एक एक नए नए ट्रिक का पता चलेगा कि जब हमारे पास अलग अलग टाइप के सिचुएशंस आएंगे उस समय हमें क्या करना है। जैसे अगला उदाहरण आप देखेंगे ध्यान से, उसमें कुछ नया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चौथे उदाहरण में लिखा है 940 गुणित 950। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ये ऐसे। बेस वैल्यू क्या चुनी जाए? ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही संख्याएं 1000 के करीब है, ठीक है। तो जब ये 1000 के करीब हैं तो ये देखना है कि ये 1000 से कितने फासले पे है, और 1000 से कम है कि ज़्यादा है। तो ये दोनों ही 1000 से कम है। ये 1000 से कितनी कम है? तो ये 1000 से 60 कम है, तो 60 लिख दिए, और कम है इसलिए माइनस लगा दिए। ये 1000 से कितना कम है? तो ये 1000 से 50 कम है, तो 50 लिख के सामने माइनस लगाना है,
ठीक है, अब इनको आप गुणा कर लो, तो 6 पंचे 30 और डबल शून्य, ठीक है, तो कितना आ गया, 3000 आ गया, है ना, 3000 आ गया ना। अब यहां पर अलग केस बन गया सर। अभी तक तो जब हम पिछले जो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे उसमें जब हम इन संख्याओं का गुणा करते थे तो वो जो संख्या बनती थी उसमें तो उतने अंक भी नहीं होते थे जितने की बेस वैल्यू में जीरो थे। तो हमको बेस वैल्यू में जितने जीरो हैं उतने अंकों की संख्या बनाने के लिए हमको सामने में शून्य लगाना पड़ता था। आप याद कीजिए, पिछले उदाहरण को याद कीजिए, जैसे कुछ संख्या है, मान लो कुछ कुछ है और यहाँ बेस वैल्यू में 4 जीरो है तो हम डबल जीरो लगाते थे। जैसे मान लो आपके पास एक संख्या तैयार हुई और बेस वैल्यू में 3 जीरो है या 2 जीरो है, 2 जीरो है तो एक वैल्यू एक जीरो लगाते थे। यानी कि हमको बेस वैल्यू में जितने जीरो है उतने अंकों की संख्या बनाने के लिए अब तक के उदाहरणों में हमको यहाँ राइट हिस्से में अगर उतने अंकों की संख्या नहीं बन पाती थी तो हमको उसके सामने जीरो लगाना पड़ता था। यहाँ पे आप देखो ना, ये कितने अंकों की संख्या बन गई, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या बन गई। जबकि जो आपने बेस चुना हुआ है, यहाँ पे बेस 1000 लिए है हमने क्योंकि ये दोनों 1000 के करीब है और 1000 में कितने शून्य होते हैं, 3 शून्य, तो बेस वैल्यू में है 3 शून्य, लेकिन यहाँ राइट हिस्सा जो तैयार हो रहा है वो 4 अंक की संख्या है सर। ये ज्यादा हो रहा है सर। यहाँ वाली जो संख्या है उसमें जो अंक है, हमने आपको बताया कि राइट हिस्से में आपको उतने ही अंकों वाली संख्या तैयार करनी है जितने की शून्य बेस वैल्यू में है। अगर उतने अंकों वाली संख्या तैयार नहीं हो पा रही है, अर्थात उससे कम अगर तैयार हो रही है, तो आप जरूरत के हिसाब से सामने जीरो लगाइए, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने लगाए थे। लेकिन यहाँ बात उससे भी आगे की है। यहाँ तो बेस वैल्यू में जितने जीरो हैं, कितने जीरो यहाँ पे, 1 2 3, 3 जीरो है, जबकि यहाँ पे 4 अंकों की संख्या बन गई, उससे अधिक मात्रा में, उससे ज्यादा वाली हो गई है ना, उससे ये 4 अंकों की संख्या है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 अंकों की संख्या बनाना पड़ेगा, और 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए आप यहाँ का 3 हटा देंगे, तो आप बोलेंगे सर ये 3 कहाँ गया, ये 3 हासिल के रूप में अर्थात कैरी के रूप में आगे काम करेगा। तो जब आप इसका हिसाब किताब करेंगे ना सर, 940 में 50 गया तो 890 बचेगा, या 950 में 60 गया तो भी 890 बचेगा। उस 890 में आप वो जो इसका हासिल 3 था वो जोड़ देंगे तो 893 हो जाएगा और आपका आंसर आएगा इतना, 8,93,000। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा कंसेप्ट जो है वो आप एकदम क्लियर है, ध्यान रखें। राइट हिस्से में आपको उतने ही अंकों की संख्या बनानी है जितने की शून्य बेस वैल्यू में हो। अगर राइट हिस्से में जो संख्या है उसमें अगर उतने अंक नहीं हैं जितने की बेस वैल्यू में हैं, अगर यहाँ पे संख्या में अगर जो अंक हैं वो बेस वैल्यू में जीरो की तुलना में अगर कम है तो आपको सामने जरूरत के हिसाब से जीरो लगाने चाहिए, जैसे पिछले वैल्यू में पिछले क्वेश्चंस में हमने लगाए थे। और अगर यहाँ प्राप्त संख्या में जो अंक हैं अगर वो यहाँ के शून्य से भी ज्यादा हो रहे हैं, बेस वैल्यू में 3 जीरो थे, तो यहाँ आपको 3 अंकों की संख्या ही बनानी है, उससे ज्यादा आप बना नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए वो वाला अंक यहाँ पे हासिल के रूप में काम करेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको तरीका लगाना है और ऐसे सवाल बनाना है। कहीं भी डाउट आपको हो नहीं सकता, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, यहाँ पे जो 3000 आया था उसको मैं हल्का सा यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे वो यहाँ आके जुड़ गया है। ये 890 हुआ था, वो 3 जुड़ के 893 हो गया। ये आप अपने मन में रख सकते हैं या साइड में लिख सकते हैं, तो जैसा आपकी सहूलियत आप वैसा लिख सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पक्का समझ में आ गया होगा आपको। फिर से एक बार दोहरा दूं, जितने बेस वैल्यू में जीरो हैं उतने ही अंकों की संख्या आपके द्वारा लिखे जा रहे आंसर के राइट हिस्से में होनी चाहिए।
चलिए एक और बना के देखते हैं। 1150 गुणित 1020, दोनों 1000 के करीब है, बेस वैल्यू 1000, ठीक है। ये 1000 से कितना ज्यादा है? 150 ज्यादा है, इसलिए बेस वैल्यू से इसका जो फासला है वो 150 है, और क्योंकि ये 150 उससे ज्यादा है इसलिए हम प्लस में करके लिखेंगे। ये 1000 से कितनी ज्यादा है? 20 ज्यादा है, इसलिए +20 करके लिखेंगे। लाइन खींच देंगे, ऐसे एक पार्टीशन तैयार कर लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, फिर 00 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वही हो गया कि ये 4 अंकों की संख्या है, लेकिन बेस में तो 3 शून्य है, तो इसको भी 3 अंकों की संख्या बनाना पड़ेगा, इसलिए इस 3 को अगले वाले में हासिल के रूप में लेना होगा। तो 1150 + 20 ये हो जाएगा 1170, और 3 मिलके 73, तो ये 3 हासिल के रूप में चला गया। यह 1020 + 150 तो भी 1170 होता, और 3 हासिल मिलके 1173 होता, तो 1173 000 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सरल है। नेक्स्ट देखते हैं, 160 गुणित 130 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 160 गुणित 130, बताइए ये अपने यहाँ पे बेस वैल्यू क्या चुना जाए? तो बेस वैल्यू अपन चुनेंगे 100, तो बेस वैल्यू चुन लेंगे 100। क्यों 100 चुनेंगे? क्योंकि ये 100 के करीब है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। 60 और 30 का गुणा करोगे आप तो 6 × 18 00। यहाँ पे आप देखो 6 × 18 00 यानी 1800, 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 1 2 3 4, ये हमारा राइट साइड बनने जा रहा है। 4 अंकों की संख्या है भैया, लेकिन बेस कौन है? बेस तो शून्य, बेस तो 100 है, और 100 में कितने शून्य? तो 100 में सिर्फ 2 ठोक शून्य है, तो अगर 2 वहां पे शून्य है तो ये भी आपका 2 अंकों का संख्या बनना चाहिए। फिलहाल ये 4 अंकों का संख्या है, तो ये 18 पूरा का पूरा जाएगा, कहाँ जाएगा? अगले वाले में हासिल के रूप में जाएगा। तो 160 गुणित 160 को जब आप 30 से जोड़ोगे तो हो जाएगा 190, या 130 को 60 से जोड़ोगे तब भी होगा 190, लेकिन उस 190 में सर ये 18 जुड़ करके हो जाएगा 208, ठीक है। अब यहां से 18 को हटा दो आप, तो ये हो जाएगा 20,800, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कितना सरल है ये बताइए? बहुत सरल है, आपको घबराना नहीं है। बेस में 2 शून्य थे, इसलिए इसको 2 अंकों की संख्या के रूप में बनाना था, लेकिन ये यहाँ पर 4 अंकों की संख्या थी, इसलिए सामने के 2 अंक पूरे के पूरे हासिल के रूप में आगे वाले को मिल गए। 160 और 30 को जोड़ेंगे तो 190 आया, 190 में हमने 18 जोड़ा तो ये आया 208, और वैसे ही आप इधर से भी हिसाब कर सकते हैं, 130 + 60 करेंगे तो 190 आएगा, उसमें 18 जोड़ेंगे तो 208 हो जाएगा, हो गया। तो ये भी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों में चलते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। 95 गुणित 115, अब उस सवाल में क्या ट्रिक है सर, क्या नया है? तो आइए देखते हैं अगले सवाल में क्या नया है, क्या ट्रिक है। 95 गुणित 115, तो अभी तक जो हमने सवाल देखे थे उनमें जिन 2 संख्याओं को हम गुणा कर रहे थे वो दोनों ही या तो बेस वैल्यू से ज्यादा की थी, या फिर दोनों ही संख्याएं बेस वैल्यू से कम की थी। तो यहाँ पे जो फासले तैयार हो रहे थे या तो दोनों प्लस प्लस के फॉर्म में थे या तो दोनों माइनस में थे, मगर यहाँ अलग है होने को तो दोनों संख्याएं बेस वैल्यू 100 के करीब है, यानी कि ये भी 100 के करीब है, ये भी 100 के करीब है, इसलिए यहाँ पे बेस वैल्यू 100 चुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस वैल्यू 100 चुना जाएगा, ये तो सत्य है, मगर आप गौर से देखेंगे कि एक संख्या 100 से कम है, तो 95 जो है वो 100 से कम है। कितनी कम है? 5 कम है, इसलिए इसको माइनस चिन्ह लगा के लिखना पड़ेगा। 115 जो है वो बेस वैल्यू से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है,
तो ज़्यादा है इसलिए प्लस चिन्ह लगा के लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है वो सुनो। जब आप इनको गुणा करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा करने से माइनस में आंसर आता है, तो -75 हो गया। अब आप राइट हिस्सा तैयार करेंगे, ये सच है, मगर वो आपका फाइनल आंसर आपको तैयार नहीं करवाएगा। इसके लिए आपको एक तरकीब अपनानी है, एक उपाय है यहाँ पे, यानी एक काम यहाँ पे और करना पड़ता है। वो काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसका हिसाब किताब कर लो। तो 95 में 15 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 110, या तो इधर का हिसाब कर लो, सेम पाओगे। 115 में 5 गया तब भी आपको मिलेगा 110। ये आपका फाइनल उत्तर नहीं है। आपका फाइनल उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा वो सुनो। जो लेफ्ट वाला हिस्सा आपको मिला है, लेफ्ट वाले हिस्से को आप बेस वैल्यू से गुणा करो, उसके बाद राइट वाले हिस्से को उसमें माइनस कर दो। ठीक है, राइट वाले हिस्से में जो -75 है वहां पे बाजू में लिख दो, अर्थात सीधी सी बात है कि ये हो जाएगा आपका 11,000,000। ठीक है, -75। तो आप 11,000 में से 75 माइनस कर लो। 10 में 5 गया 5, उधारी वापस। 10 में 8 गया 2, उधारी वापस। 10 में 1 गया 9, उधारी वापस। 1 में 1 गया 0 और फिर ये 1, तो 1925 आया है आपका। सॉरी 10,925। ठीक है, तो 10,925 आपका उत्तर आया है इसका, 10,925। तो इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत सरल है, घबराना नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो 11,000 में से उस 75 को माइनस कर देना है। अगला एग्जाम्पल 9वां हम आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक संख्या जो है वो बेस, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो बेस कितना चुनेंगे। ये 1022 है और ये 998 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही संख्याएं 1000 के करीब है, तो बेस हमारा चुना जाएगा 1000। ये 1000 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। ये 1000 से कम है, कितना कम है, तो ये 1000 से सिर्फ 2 कम है। तो कुल मिलाकर एक संख्या बेस से ज़्यादा, एक संख्या बेस से कम है। तो आप ऐसा ही करना कि जब आप एक फासला प्लस और एक फासला माइनस में लिखेंगे, गुणा करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस में आएगा। फिर आप इसका हिसाब किताब या फिर इसका हिसाब किताब करेंगे तो उसको यहाँ लिखेंगे, और फिर जो यहाँ वैल्यू आएगा उसको बेस, यहाँ पे बेस कितना रहेगा 1000, उससे गुणा करके फिर आप ये उतना हिस्सा वहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 9वां सवाल आप सबको बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपसे आंसर कितना आ रहा है। बहुत सरल है, आपको ये समझ में आ गया होगा, आप चिंता बिल्कुल न करें। अब चलिए देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंता न करें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दसवें सवाल में खास बात यह है कि यहाँ पे एक संख्या है 85 और उसको गुणा करना है 995 से। सर ये तो बड़ा अलग हो गया सर, देखो ना, एक संख्या 100 के करीब है, 85 किसके करीब है, 100 के करीब है, जबकि 995 किसके करीब है, 1000 के करीब है। यानी कि यहाँ पे एक संख्या के लिए बेस हम सोच रहे हैं 100, दूसरी संख्या के लिए बेस हम सोच रहे हैं 1000। ये तो गड़बड़ हो गया ना, दोनों के लिए एक जैसा बेस होना चाहिए। इसलिए आप क्या करें, जिस संख्या का बेस कम है उसको ज्यादा वाला बेस बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना है कि मैं इसमें कितने का गुणा करूं ताकि ये इसका भी बेस इसके जैसा हो जाए। तो किसी भी संख्या का आप गुणा कर सकते हैं, आप निश्चिंत रहें, आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि जितने का आप गुणा करने वाले हैं बाद में उतने का भाग भी आपको करना पड़ेगा। तो भैया सीधी सी बात, मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 का गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये इसके करीब पहुंच सके। अभी ये इसके करीब है और ये वाला 995 इसके करीब है, तो मुझे इसमें गुणा करना पड़ेगा, जो कम है उसमें गुणा करना पड़ेगा, ताकि वो भी इसी के जितने इसी का इसका जो बेस है उसके करीब पहुंच सके। तो इसको मैं 850 बना देता हूँ, अर्थात मैंने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अपना बाकी कार्य जारी रखें, ठीक है, तो बाकी कार्य जारी रखेंगे आप।
तो अब ये बेस से कितना कम हो गया, अब दोनों का बेस, अब कॉमन बेस 1000 बन गया। ठीक है, 1000 से कितना कम, 150 कम, माइनस कम है इसलिए माइनस चिन्ह लगा के लिख लो। 1000 से कितना कम, तो ये 995, मात्र 5 कम, माइनस चिन्ह लगा के लिख लिए। 15 पंचे 75, राइट साइड बनाने जा रहा हूँ, राइट हिस्सा, 15 पंचे 75, ठीक है, और ये शून्य लगा देंगे। बार बार आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे उतने ही अंकों की संख्या बननी चाहिए जितने की बेस में शून्य है। बेस कौन है, 1000, कितने शून्य है, 3 शून्य। क्या ये 3 अंकों की संख्या है, देखो 3 अंकों की संख्या है, तो आपका काम ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको शून्य लगाना पड़ेगा सामने, ना ही कोई संख्या हासिल के रूप में आगे जाएगी, तो आप यहाँ पे निश्चिंत रहें। अब आप इसका हिसाब किताब कर लें। 810 में, सॉरी यार, 850 में 850 में 5 जाएगा तो 845 बचेगा, ठीक है, या 995 में 150 जाएगा तब भी 845 बचेगा, तो 845 आप लिख लें। अब कंबाइन करके आंसर बना लो, मगर ये फाइनल आंसर नहीं है आपका, क्योंकि आपने याद करो इसमें आपने 10 का गुणा किया था ताकि ये उस बेस वैल्यू 1000 के करीब पहुंचे, ताकि हम कॉमन बेस 1000 चुन सकें, इसलिए आपने यहाँ पे 10 का गुणा किया था। तो वही 10 का फिर से आपको भाग करना पड़ेगा, ताकि हम जो एक्स्ट्रा काम जो किए थे वो एक्स्ट्रा काम वापस लौटा दें, ताकि हम अपने सच्चे आंसर को, सही आंसर को प्राप्त कर सकें। तो 10 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आपका वास्तविक आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 84,575, ठीक है। तो 84,575 आपको प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, और बहुत सरल है ये। अब मैं आपको ये लास्ट वाला फिर से होमवर्क के रूप में देता हूं। आप देख लो, यहाँ एक संख्या 102 है जो कि 100 के करीब है, एक संख्या 999 है जो कि 1000 के करीब है, ठीक है। ये 100 के करीब है, ये 1000 के करीब है। तो आपको दिमाग लगाना है कि मैं जो कम वाली जो संख्या है उसमें कितने का गुणा करूं ताकि वो बेस वैल्यू के करीब पहुंच जाए। तो देखो, हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि जैसे ये 102 हो गया गुणित 999 हो गया, ये 1000 के करीब है, ये 100 के करीब है, दोनों का बेस अलग अलग है। इसका बेस ये 100 के करीब है, ये 1000 के करीब है। हमको एक कॉमन बेस बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो कम वाला है, ठीक है, उसमें किसका गुणा करूं ताकि वो 1000 के करीब पहुंच जाए, ताकि हम दोनों के कॉमन बेस के रूप में एक 1000 को देख सकें। तो मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि सर आप इसमें 10 का गुणा कर दो ताकि ये बन जाए 1020, और ये हो गया 999। अब देख लो आप, बेस वैल्यू 1000 से कितने के फासले में है, ये 20 ज़्यादा है उससे, इसलिए प्लस में लिखना चाहिए। ये उससे एक कम है, 999 1000 से एक कम है, इसलिए माइनस में लिखना चाहिए। इसको गुणा करोगे तो -20 तैयार होगा। मगर आपको पता है कि राइट साइड वाली संख्या को उतने ही अंकों की संख्या के रूप में लिखना चाहिए जितने की शून्य बेस वैल्यू में है। तो बेस वैल्यू 1000 है, उसमें 3 शून्य है, तो इसको 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए सामने में 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये वाला हिसाब किताब कर लें, तो 1020 में से 1 जाएगा तो 1019। चाहो तो आप ये भी सोच सकते थे कि 999 में 20 जोड़ेगा तब भी 1019 आएगा, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एक संख्या बेस वैल्यू से ज़्यादा है और एक संख्या बेस वैल्यू से कम है, इसलिए एक डिफरेंस प्लस एक डिफरेंस माइनस में आए हैं, इसलिए संख्या माइनस में आई है। इसलिए मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था कि लेफ्ट वाले हिस्से को आप बेस वैल्यू से गुणा करें, फिर इसको माइनस कर दें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा देखो, 1019, फिर 000, ठीक है, और माइनस क्या करना है 20। तो आप देखेंगे कि ये शून्य हो गया, 10 में 2 गया 8, उधारी वापस, 10 में 1 गया 9, फिर उधारी वापस, 9 में 1 गया 8, फिर ये ऐसा। तो आप यहाँ लिखेंगे 101, 898 शून्य, मगर ये आपका फाइनल उत्तर नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे 10 का गुणा किया था, क्योंकि आप चाहते थे कि ये भी 1000 के करीब पहुंच जाए ताकि हम दोनों के कॉमन बेस के रूप में 1000 को देख सकें।
इसी कारण आपने 10 का यहाँ गुणा किया था। तो आपको फाइनल उत्तर प्राप्त करने के लिए 10 का भाग करना पड़ेगा। अब ये शून्य शून्य कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 101,898। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 101,896 यानी 1,01,898, ये आपका उत्तर आ गया। अब आपके पास एक ऑप्शन और था, आप यहाँ पे अब आप देखो ना, एक में 10 का गुणा किए, यहाँ पे 10 का जैसे गुणा किए तो 1020 हो गया, यानी ये संख्या बेस वैल्यू से ज्यादा हो गई, ये संख्या बेस वैल्यू से कम है, एक फासला प्लस में एक फासला माइनस में, तो उसके लिए हमको ये सब करना पड़ा, बेस वैल्यू से गुणा करो फिर इतने माइनस करो। इस चकल्ले से बचने के लिए आप ये भी उपाय अपना सकते थे, आप सोच सकते थे कि इसको मैं किससे गुणा करूं ताकि ये भी 1000 से कम हो, ताकि ये एक जैसे चिन्ह वाले बन जाएं। तो आप 9 से गुणा कर सकते थे, तो ये 918 हो जाता। तो ये अब बेस वैल्यू से कम हो गया, कितना कम हो गया, तो ये हो गया 82 कम हो गया माइनस में। अब ये तो आपका आंसर सेम आएगा। इससे आपको फायदा क्या मिला, ये प्लस माइनस में होने के कारण ये प्रोसेस अब आपको नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देखो ना, 82 एक कम 82, 82 एक कम 82 हो गया ये। ठीक है, तो जब 82 एक कम 82 हो गया, मगर आपको इसको उतने ही अंकों की संख्या के रूप में लिखना चाहिए जितने की बेस वैल्यू में शून्य है, तो आपने एक शून्य सामने लगाया। उसके बाद आप ये वाला हिसाब किताब कर लो, 918 में से एक गया तो 917, या तो फिर 999 में 82 गया तो 917, तो ये 917 082, मगर ये आपका फाइनल उत्तर नहीं है, आपने 9 का गुणा किया इसलिए 9 का भाग करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा 101,898। तो आपका आंसर आखिर उतना ही आ रहा है, फाइनल आंसर आपका यही है। तो देखो, दोनों ही तरीकों से आंसर आपका आ रहा है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप इसमें किसी निश्चित राशि का ही गुणा करें, कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी सहूलियत अनुसार, जैसे मैंने यहाँ पे 10 का गुणा किया फिर भी आंसर आ रहा था, 9 का गुणा किया फिर भी आंसर आ रहा था, बस आप इतना ध्यान रखें कि जितने का आप गुणा कर रहे हैं लास्ट में उसका भाग करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और बीच में जो एक आध दो सवाल मैंने होमवर्क के रूप में आपको दिए, आप उनको जरूर सॉल्व करें और कमेंट करके आंसर बताएं। दोस्तों, अब हम ऐसी संख्याओं का गुणा देखने वाले हैं जिनमें हम बेस 10 की कोई पावर के रूप में नहीं लेंगे, अर्थात बेस 10 या 100 या 1000 या 10,000 या लाख ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर हमने ऐसी संख्याएं ली हुई हैं जो इन सब बेसिस से दूर दूर पर है। देखो ना, 46 48, न तो ये 10 के एकदम करीब है, न तो ये 100 के करीब है, 395 396, न तो ये 100 के करीब है, न तो ये 1000 के करीब है। यानी हम ऐसी संख्याओं से जब हमारा सामना होगा, जब हमें ऐसी संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा कि जब बेस वैल्यू इनमें से न चुनकर की कोई दूसरी चुनने की जरूरत पड़े, उस समय क्या करना चाहिए हमें। तो अब हम इस विधि पर भी ध्यान देंगे, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे गुणा करना है 46 गुणित 48 का, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दो बेस चुनने पड़ेंगे। एक तो एक्चुअल बेस जो कि 10 100 1000 या 10,000 यानी कि 10 की घात के रूप में कोई संख्या वाला बेस होगा, उसको हम एक्चुअल बेस बोलेंगे, ए बी मतलब एक्चुअल बेस। और एक होगा आपका जो आपने उस समय उस सवाल को हल करने के लिए जो बेस आपने चुना हुआ है, वर्किंग बेस जिसको हम बोलेंगे, जो वर्किंग बेस रहेगा वो चुनेंगे। तो दो बेस रहेंगे। तो यहाँ पर आप एक्चुअल बेस चाहे तो अपनी इच्छा से आप एक्चुअल बेस 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये संख्याएं जो है वो इकाई दहाई यानी दो अंकों की संख्या है। तो आप बेस के रूप में 10 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो। मान लो एक्चुअल बेस में 100 चुनता हूँ, लेकिन वर्किंग बेस आपका वो रहना चाहिए जिसके करीब वो है। तो आप देखो किसके करीब है, तो 46 और 48 सबसे ज्यादा करीब, मैं तो कहता हूँ कि 50 के करीब है इन दोनों, 40 के भी करीब है, आप ऐसे भी बोल सकते हो सर 40 के करीब है, लेकिन 50 के इन लोग ज्यादा करीब है, तो मैं वर्किंग बेस के रूप में 50 ले लेता हूँ। तो एक्चुअल बेस हो गया 100, वर्किंग बेस 50 ले रहे हो आप। तो आपको ये देखना है कि वर्किंग बेस एक्चुअल बेस में किस संख्या का गुणा या भाग करने से मिल रहा है।
तो हमको पता चल रहा है कि एक्चुअल बेस में 2 का भाग करने पर मेरे को वर्किंग बेस मिल रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब वर्किंग बेस आपका 50 हो गया, तो आप ये देखो कि 50 से कितना कम है, तो ये 4 कम है, इसलिए माइनस चिन्ह लगाकर लिख लिए। 48 देखो वर्किंग बेस से कितना कम है, 2 कम है, इसलिए -2 लगाकर लिख दिए। फिर वही काम कि इनको गुणा करने हैं, तो ये 8 बन गया। लेकिन मैंने यहाँ पर एक्चुअल बेस क्या है आप देख लो, एक्चुअल बेस क्या है, 100 है। तो जब एक्चुअल बेस 100 है तो वहाँ पे 2 शून्य है, तो 2 शून्य है तो इसको 2 अंकों की संख्या के रूप में लिखना चाहिए, तो इसको मैंने लिख दिया 08, ठीक है, सामने में 0 लगा दिया। बहुत सरल है, आपको घबराना नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का हिसाब किताब कर लो। 46 में से 2 गया तो 44 बचेगा, या 48 में 4 गया तो 44 बचेगा। मगर अब आपको क्या करना है वो सुनो। ये आपका पूर्ण रूप से सही उत्तर अभी नहीं आया है हमारे पास। अब पूर्ण रूप से सही उत्तर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने वर्किंग बेस लाने के लिए एक्चुअल बेस में जो संख्या का गुणा या भाग किया था वही आप यहाँ पे करेंगे लेफ्ट पार्ट में। राइट पार्ट को कुछ नहीं करना है, जो भी काम करेंगे लेफ्ट पार्ट में करेंगे। तो आपने 2 का भाग करके अपना वर्किंग बेस आपने वहां पे लाया था, इसलिए आप 2 का भाग करेंगे यहाँ पे। तो 44 में 2 का भाग करेंगे तो 22 बन जाएगा, और 2208 ये आपका होगा सही उत्तर। 46 गुणित 48 करने पर आपको इतना ही उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों, हमेशा ये सवाल जो है काफी, आपको यकीन नहीं है तो आप गुणा करके देख सकते हो, देख लो। 8 छक्के 48 हासिल है 4 8 चौक 32 4 36, 4 छक्के 24 हासिल है 2 4 चौक 16 2 18, 8 6 4 10 हासिल है 4 8 12, और ये 2208। तो ये काफी सरल है। यानी कि अभी तक हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हमने अभी बनाए, तो उसमें जो बेस था या तो वो 10 होता था, या तो 100 होता था, या तो 1000, या तो 10,000, यानी 10 की किसी घात के रूप में, है ना भाई। 10 की घात 1 या 10 की घात 2, 10 की घात 3, है ना भाई, यानी 10 100 1000 इस टाइप से बेस रहता था। लेकिन हमारे पास ऐसी संख्याएं भी तो हमारा सामना ऐसी संख्याओं से भी तो हो सकता है ना, जो कि इनमें से किसी के भी करीब न रहे। जैसे अब दूसरा वाला एग्जाम्पल आप देखो, दूसरा एग्जाम्पल भी देखो आप। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल समझने से पहले हम इसमें एक और काम कर सकते हैं, मतलब इसी सवाल को, ये 46 गुणित 48 को ही हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए मैं एक्चुअल बेस 100 न लेकर के मैं लेता हूं 10, ठीक है। तब वर्किंग बेस, सर देखो है तो ये 50 के करीब, तो वर्किंग बेस तो मुझे 50 ही लेना चाहिए, 50 ही लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वर्किंग बेस तो मैं 50 लेकर के रहूंगा। अब सुनो, एक्चुअल बेस और वर्किंग बेस में क्या रिलेशन है, यानी कि वर्किंग बेस प्राप्त करने के लिए अब आपको एक्चुअल बेस में 5 का गुणा करना पड़ रहा है, तब आपको वर्किंग बेस मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे का काम हम वैसा ही करेंगे। 4 दूनी 8 होगा, मगर अब 8 के सामने 0 न लगाना, क्योंकि एक्चुअल बेस में केवल एक शून्य है, ये 10 है और एक शून्य है, इसलिए आपका आंसर का राइट पार्ट जो होगा उसमें एक अंक की संख्या बस होगी। तो ये हो गया 46 में से 2 गया, कितना होगा 44, ठीक है। या 48 में 4 गया तो भी 44। अब आप देखो, आपने वर्किंग बेस प्राप्त करने के लिए एक्चुअल बेस में क्या किया था, भाग या गुणा, तो गुणा किया था कितने का, 5 का। फिर आपको वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 5 का आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 220, और ये 8 को आप लिख दीजिए। तो 2208 आपका यहाँ से भी देखो आंसर प्राप्त हो गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल बेस यहाँ पे 100 ही ले या 10 ही ले, आप ले सकते हैं अपनी इच्छा से। बस आपको ये याद रखना है कि वर्किंग बेस प्राप्त करने के लिए मैंने एक्चुअल बेस पे जो भी गुणा भाग किया है, लेफ्ट वाले पार्ट में आपको वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। अब आप देखेंगे जैसे 395 गुणित 396 है, एक्चुअल बेस क्या लिया जाए, 100 ले लेते हैं, चलो एक्चुअल बेस 100 ले लेते हैं। वर्किंग बेस क्या लें, तो आप ये देखो ये दोनों संख्या किसके करीब दिख रही है, 400 के करीब दिख रही हैं।
तो वर्किंग बेस मैंने ले लिया 400। अब आप देखो वर्किंग बेस प्राप्त करने के लिए मुझे एक्चुअल बेस में क्या करना पड़ेगा, भाग या गुणा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल बेस में 4 का गुणा करोगे तब आपको वर्किंग बेस मिल रहा है। वर्किंग बेस से कितना कम है, 4 कम है, सॉरी 395 है, तो ये 400 से कितना कम है, 5 कम है, तो ये -5। ये कितना कम है, ये 4 कम है, 5 चौके 20 हो गया। मगर क्या ये 20 के सामने जीरो लगाया जाना चाहिए कि नहीं लगाया जाना चाहिए? तो आप देख लो, एक्चुअल बेस 100 है और उसमें कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो यहाँ 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, जो कि है। तो यहाँ और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप इनको देख लो, 395 में 4 गया 391 बचेगा, या 396 में 5 गया तब भी 391 बचेगा। क्या हमारा उत्तर आ चुका है? नहीं। अब आप देखो, आपने वर्किंग बेस प्राप्त करने के लिए एक्चुअल बेस में क्या किया था, 4 का गुणा किया था। तो आपको यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 का गुणा इसमें करोगे, 4 एकम 4, 4 नहीं है 36 का 6 हासिल है 3। देखो 4 नहीं है 36 को तो 6 उतारेंगे और 3 हासिल बचेगा, तो 4 3 12 और 3 15। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूँ अगला। 45 गुणित 42 हम देख रहे हैं। एक्चुअल बेस ले लेता हूं मैं 100, वर्किंग बेस ले लेता हूं मैं, देखो दोनों किसके करीब है, जो आप लेना चाहो। मैं ले लेता हूं 40, ठीक है, 50 ले लेता हूं ताकि मेरे को ऐसे डिवाइड करते अच्छे से बने, ठीक है। तो अब आप देखो कितना ज्यादा है ये, वर्किंग बेस से कितना कम है, सॉरी कितना कम है, तो ये 5 कम है। ये वर्किंग बेस से कितना कम है, 8 कम है, 8 पंचम 40, ठीक है ना। अब आप देखेंगे 42 में 5 गया 37, या 45 में 8 गया तब भी 37। अब वर्किंग बेस प्राप्त करने के लिए आपने एक्चुअल बेस में 2 का भाग किया था, तो 2 का भाग आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। जब आप 37 में 2 का भाग करेंगे तो आंसर आएगा 18, है ना भाई। 2 18 में 36 होता है, मगर शेष पर बच जाएगा 1, इसलिए 37 को लिख सकते हैं 18 से ही 1/2। तो अब क्या किया जाए सर, 18 से ही 1/2, तो ये 1/2 का क्या करें? ऐसे सिचुएशन तो हमको किसी एग्जाम्पल में अभी तक मिली न थी। अब इस 1/2 का क्या करें? तो ये 18 तो रहेगा, ये 18 तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि इसमें दो का डिवाइड करने से, 2 का डिवाइड करने से ये 18 तो है ही, लेकिन साथ में ये जो 1/2 बचा है, उस 1/2 का क्या करना है, उस 1/2 को आपको गुणा करना है एक्चुअल बेस से और प्लस 40 कर देना है। ये आपका अब बन गया राइट पार्ट, ठीक है। फिर से एक बार, ये 37 मिला, 37 को हमने 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि आपने यहाँ पे एक्चुअल बेस में 2 का डिवाइड करके बेस वैल्यू प्राप्त की थी, तो 2 का डिवाइड किया, तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको भागफल मिला 18, लेकिन शेषफल मिला था 1, इसलिए हम 37 को लिख पाए। और 18 से ही 1/2, फिर ये जो बचा वाला जो हिस्सा है, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको आपको बेस एक्चुअल बेस से गुणा करना है और इसको जोड़ देना है। तो ये कितना होगा, 50 और 50 40 90, यानी 18 90 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 50 बार में जाएगा और 50 + 40 90, 18 90 आंसर आएगा, 1890, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है, काफ़ी सरल है। ये दोनों एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपसे आंसर कितना आया। तो ये कंप्लीट होता है पूरा टॉपिक, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अर्थात निखिलम नवता चरणम दशता विधि समाप्त। हमने हर प्रकार के एग्जाम्पल देख लिए। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।